Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture we will discuss our second part of biofertilizer, that is under the sixth part of. So let us start today's lecture. In previous lecture we have discussed about the biofertilizer basics, how we are applying, why they are applied and all about. So in today's lecture we will discuss about further regarding the fertilizers, that is biofertilizers. So let us start with it. In ecology, an indigenous species is an organism which is native to a given region or ecosystem. So microorganism क्या है? Indigenous microorganisms क्या है? कोई भी इकोसिस्टम में एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि वहाँ की नेटिव होती है और उस इकोसिस्टम का एक पार्ट होती है, उसको हम इंडिजिनस जो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. कॉन्ट्रास्ट विद इंट्रोड्यूस स्पीसीज, न्यूट्रलाइज और एक्सोटिक स्पीसीज which is an organism that is not indigenous to a given place. जो हम अगर इसे रिवर्स में कॉन्ट्रास्ट में देखें, जो कि एक्सोटिक होती हैं या कहीं से और आई हुई होती हैं, उनको हम एक्सोटिक बोलते हैं, उनको एक्सटर्नल बोलते हैं, वो इंडिजिनस नहीं होती. इंडिजिनस मीन्स दे आर originated from the native place, they are originated from their own place, that is called indigenous microorganisms, but has been transported there as a result of human activity. वो वहीं पर प्रोड्यूस नहीं होते, वहीं पर उनका जन्म नहीं होता. दे आर कैरिड और दे आर बॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस बाय ह्यूमन एक्टिविटी और एनी अदर एक्टिविटीज लाइक लैक्टोबैसिलस कल्चर्स. दे आर बीइंग यूज्ड बाय humans और दे आर incorporated by humans, not by naturally. So types of microorganisms. So microorganisms के types कितने हैं? फर्स्ट है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो लैक्टोबैसिलस प्लांटरम, एल कसाई, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिमिलरली यीस्ट. इस तरह से बहुत तरह के जो माइक्रोऑर्गेनिम्स हैं. एंड एक्टिनोमाइसाइड्स एंड फर्मेंटिंग फंगीज. All these kinds are the different types of microorganisms which are being used or which are being helpful for the human activities or crops or any other activities. So these are the picture for lactic acid bacteria, different kinds, and this is for photosynthetic bacteria. These are yeast. Now beneficial influences of and biofertilizer in agriculture. So biofertilizer का agriculture में क्या benefits है? प्रमोट जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूट एंड राइपनिंग इन प्लांट्स. तो ये जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में हेल्प करता है. इंप्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स ऑफ द सॉइल एंड सुप्रेस सॉइल बोर्न पैथोजेंस एंड पेस्ट. सो उसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनको एनहांस करता है, एनवायरमेंट में उसमें हेल्प करता है, और उसमें जो पैथोजेंस होते हैं, पेस्ट, उसे उनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी क्रिएट करता है उनको खत्म करता है. एनहांस द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द क्रॉप्स. फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है क्रॉप्स की, उनको इंक्रीज करता है. एंश्योर बेटर जर्मिनेशन एंड प्लांट एस्टेब्लिशमेंट. सो जर्मिनेशन बेटर होता है, प्लांट एस्टेब्लिशमेंट बेटर होता है, इसमें हेल्प करता है. इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एज फर्टिलाइजर्स. जो एफिकेसी या एफिशिएंसी बोल दी जाए, दोनों ही इंक्रीज करता है ऑर्गेनिक मैटर की. डेवलप्स रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू पेस्ट एंड डिसीज. सो रेजिस्टेंस पैदा करता है प्लांट्स में, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है प्लांट की पेस्ट के अगेंस्ट में. सो टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. सो टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डिफरेंट तरह के होते हैं. एन फिक्सिंग, फॉस्फोरस फिक्सिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ. सो आज हम उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर. सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वर्क्स अंडर द टू कंडीशन, सिम्बायोटिकली एंड एज लिविंग बैक्टीरिया नॉन सिम्बायोटिकली. सो दो तरह से वो एक्ट करता है, एक सिम्बायोटिकली, नेक्स्ट इज अदर टाइप इज एज ए नॉन सिम्बायोटिक, दैट इज लिविंग टाइप. सो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मेक एन एसोसिएशन विद द क्रॉप प्लांट्स थ्रू फॉर्मिंग नोड्यूल्स इन द क्रॉप दी रूट्स. सो जो सिम्बायोटिक टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं क्रॉप्स की रूट्स में. जैसे कि हम हमारे नोड्यूल या क्रॉप्स हैं, जैसे जितनी भी तरह की दाल हैं, उस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं वो सब में नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल फॉर्मिंग करते हैं. सो द फ्री लिविंग बैक्टीरिया नॉट फॉर्म एनी एसोसिएशन विद लिविंग फ्रीली एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो कोई भी उसमें कॉन्जुगेशन में, एसोसिएशन में नहीं रहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर. नाउ लेट अस एग्जामिन द फीचर्स ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिम्स इन डिटेल. सो राइजोबियम. So rhizobium lives in a root hair of a legume by forming nodules.
तो राइजोबियम जो है वो रूट्स में रहता है, वो नोड्यूल फॉर्म करता है। द नेम राइजोबियम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्रैंक इन 1898। तो 1889 राइजोबियम को एस्टेब्लिश किया गया बाय फ्रैंक। द जीन्स हैज 7 डिस्टिंक्ट स्पीशीज बेस्ड ऑन द क्रॉस इंकुलेशन ग्रुप कॉन्सेप्ट। इसमें 7 अलग अलग डिस्टिंक्ट स्पीशीज ग्रुप्स होते हैं। मोर देन 70 क्रॉस इंकुलेशन ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड सो फार। अब तक 70 से ज्यादा क्रॉस जो इंकुलेशन है उनको एस्टेब्लिश कर लिया गया है। अ न्यू क्लासिफिकेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर राइजोबियम। राइजोबियम के लिए एक नया ही क्लासिफिकेशन दिया गया है, दैट इज स्लो ग्रोइंग राइजोबियम नोन एज ब्रैकोडाबियम एंड द अदर ग्रुप इज फास्ट ग्रोइंग राइजोबियम दैट इज राइजोबियम। तो जो स्लो ग्रोइंग है उसको हम ब्राइडोजोमियम बोलते हैं, और जो फास्ट ग्रोइंग है उसको हम डायरेक्टली राइजोबियम बोलते हैं। स्टिल दिस क्लासिफिकेशन इज discretely not distinguishable because the bacteria on one group may affect the other group. This is called the principle of cross inculation. इसको ही principle of cross inculation बोलते हैं, which relies on the assumption that legumes within a particular infection group may be noduled by another species of nodule forming bacteria. So ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक के द्वारा ही हो सकता है इसमें दूसरी ये एज्यूम किया जाता है कि एक जो लेग्यूम फॉर्मिंग है वो दूसरे में भी जा सकते हैं और दूसरे वाले पहले में भी आ सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ राइजोबियम इंकुलेशंस। सो क्या मेथड्स हैं, हम कैसे राइजोबियम इंकुलेशन को पैदा कर सकते हैं, मींस राइजोबियम जो बायो फर्टिलाइजर है हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द सीड ट्रीटमेंट हैज बीन फाउंड टू बी द सुटेबल मेथड ऑफ द राइजोबियम इंकुलेशन। तो जो राइजोबियम इंकुलेशन किया जाता है वो सीड्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है कि सीड्स के लिए बेस्ट फिट है। सम एडेसिव इज यूज्ड टू मेक द प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद इन द सीड्स एंड इंकुलेशंस दैट इज बैक्टीरिया। तो जो कुछ एडेसिव्स यूज किए जाते हैं जो कि हार्मफुल ना हो सीड्स के लिए भी, सॉइल के लिए भी, कुछ ऐसे एडेसिव्स को यूज करके उनको, जिससे कि जो इंकुलेशन है वो सीड्स पे चिपक सके, उनसे एडहेयर रह सके, स्टिक रह सके, तो यूज किया जाता है। अबाउट 900 ग्राम सॉइल बेस्ड कल्चर इज सफिशिएंट टू इंकुलेट द सीड्स फॉर 1 हेक्टेयर एरिया इन केस ऑफ लेग्यूम्स। सो 900 ग्राम जो इंकुलेशन कल्चर है वो 1 kg सीड्स के लिए इनफ, 1 हेक्टेयर सीड्स के लिए इनफ है। It 10% jaggery that is gur solution is used as sticker for rhizobium cells to seeds. So जो गुड़ होता है जगरी जिसको बोलते हैं वो उसको भी हम यूज करते हैं एज ए स्टिकी मटेरियल। फर्स्ट द सॉल्यूशन इज suppressed over the seeds and mixed to build up a thin coat over the seeds. तो पहले सीड्स साथ मिक्स किया जाता है जिससे एक थिन कोट बन जाती है, देन को यूज किया जाता है। आफ्टर द ascertaining the proper coating of slurry over the seed, the inculant is sprinkled over the seeds and then content is again mixed slowly. So उसके बाद इंकुलेंट को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है जिससे वो अच्छे से चिपक जाए, जिससे स्टिक हो जाए, फिर उसको मिक्स कर दिया जाता है thoroughly. Then content is dried in the shade by spreading thinly on a polythene sheet at least for 7 overnight. So उसको उसके बाद सुखा दिया जाता है, ओवरनाइट छोड़ दिया जाता है थिन शीट के रूप में जिससे वो सूख जाए। This is a free living or non-symbiotic bacteria does not form nodule but makes association by living in the rhizosphere. So इसमें जो non-symbiotic होते हैं जो इसमें फ्री लिविंग करते हैं उनको नोडुल फॉर्म नहीं करते हैं। So Azospirillum species establish an association with many plants, particularly with sea plants such as maize, sorghum, sugarcane. So इन सब के साथ जो C4 प्लांट्स होते हैं, ये C4 होने चाहिए यहाँ पे, जो C4 प्लांट्स है उनके साथ में जो मेन सॉर्गम शुगरकेन होता है उनके साथ में नॉन सिम्बियोटिक ये एजोस्पिरिलियम यूज किया जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एंड कैन फॉर्म एसोसिएटिव सिम्बियोसिस ऑन द लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो ये डिफरेंट तरह के प्लांट्स में यूज किया जा सकता है। एजोस्पिरिलियम इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डोमिनेंट सॉइल माइक्रोब्स, ये सॉइल में डोमिनेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे, नेक्स्ट इज बीजीए जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोफर्टिलाइजर। These blue-green algae are small organisms and can be seen under the microscope as a single cell or large accumulation of the cells, colonies or strings of cells, trichomes. So जो BGA है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा जाता है सिंगल सेल होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में रहते हैं और accumulated फॉर्म में रहते हैं। They have a similar external appearance to that of the algae and azolla growing in the pond. तो ये एजोला या एल्गे जो पॉन्ड्स में उग जाता है ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, ये उसी के जैसे दिखते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो सिमिलर। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है या इनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सेम ही होती है
जो पॉन्ड में अलगा दिखता है उसके अकॉर्डिंग। देन एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर इज ए हेटरोट्रॉपिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल्स। तो जो एजोटोबैक्टर है वो हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक मींस डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिम्स फॉर द लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर क्रोमोकम is the most commonly occurring species in the arable soils of India. So जो एजोटोबैक्टर क्रोमोकम है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। Apart from its ability to fix atmospheric nitrogen in the soil, it can also synthesize growth promoting substances like auxins, gibberellins and also to some extent the vitamins. So जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो फिक्स करता ही है, इसके साथ साथ ये कुछ जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, सब्सटेंसेस है, उनको भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, विटामिन्स। मैनी स्ट्रेन्स ऑफ एजोटोबैक्टर आल्सो एग्जिबिट फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट सर्टेन स्पीशीज ऑफ फंगस। तो जो एजोटोबैक्टर है वो फंगिसाइड भी यूज किया जा सकता है, तो उसमें फंगिसाइड प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल होती हैं। रिस्पॉन्स ऑफ एजोटोबैक्टर हैज बीन सीन इन राइस, मेज, कॉटन, शुगरकेन, पर्ड मिलेट, वेजिटेबल्स एंड सम प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इन सब क्रॉप्स में इसका यूज किया था। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन ऑन एजोटोबैक्टर। Features of Azotobacters are: Azotobacter contribute to the moderate benefits. Azotobacter is heaviest breathing organism and acquires a large amount of organic carbon for its growth. इसको बहुत ज़्यादा कार्बन चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट है इसको। It is poor competitor for nutrient in soil. So ये poor competitor है for nutrients. It can benefit crop by nitrogen fixing, release of growth promoting substances and fungicide substances. तो इसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ग्रोथ हार्मोन जैसे जिबरलिन, ऑक्सिन को रिलीज करता है और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो एजोटोबैक्टर इज लेस इफेक्टिव इन सॉइल्स विद पुअर ऑर्गेनिक मैटर। तो जहां पर पुअर ऑर्गेनिक मैटर पुअर होता है वहां पे इसकी थोड़ी इफिशिएंसी कम होती है। इट इंप्रूव द सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। तो सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जायट्रोपिक्स is a newly discovered nitrogen fixing bacteria associated with the sugarcane crop. ये sugarcane crop से associated है। This bacterium belongs to the alpha group of Protobacterium. Protobacteria. तो ये bacterium Protobacteria के क्लास से बिलोंग करता है। It was isolated from leaf, fruit, bud and stem samples of the sugarcane. ये different leaf, fruit वगैरह में अलग अलग तरह से पाया जाता है। Acetobacter is located in apoplastic fluid of sugarcane stem and some extent in the xylem vessels. So जो apoplastic fluid होता है sugarcane में वहाँ पर पाया जाता है और xylem vessels के में भी पाया जाता है। It is an acid and high salt tolerant and sucrose loving bacteria within which can fix up to 200 kg nitrogen per hectare. So ये acid loving है, acid और high salt tolerant कर सकता है और sucrose loving है। इसको sucrose means इसलिए जहाँ पर ये सुक्रोज है वहां पर पाया जाता है। तो ये अप टू 200 kg नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है पर हेक्टेयर। वेसिकुलर एब्स्कुलर माइक्रोरिया मींस VAM। द टर्म वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग फंगस रूट। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रैंक इन 1885। सो ये फंगस रूट से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड है, और जो यूज किया वो फ्रैंक ने 1885 में किया। एंड indicated above, the microgyria is a mutualistic association between fungal mycelia and plant root. VAM is an endotropic, live inside microgyria forms by accepted Phycomycetes fungi. So ये अंदर रहता है, जो एंडोट्रोपिक है। VAM helps in nutrient transfer mainly of phosphorus, zinc and sulfur. So ये जो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है सल्फर, जिंक और फॉस्फोरस के लिए यूजफुल है। दे आल्सो मोबिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। सो डिफरेंट जो एलिमेंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनको भी मोबिलाइज करता है। दे पोजेस वेसिकल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एब्सिकुलर्स फॉर द फनेलिंग देम इनटू फूड सिस्टम। सो इसमें जो वेसिकल्स होते हैं जिसमें अपना फूड न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं और आगे यूज। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वैम का? सो वैम फॉर्म्स एन एसोसिएशन विद द प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं। पेनिट्रेट द इन द रूट कॉर्टेक्स। तो ये जो रूट कॉर्टेक्स होती है उसमें
पेनिट्रेट करता है एंड स्प्रेड अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट्स, पूरे रूट के अराउंड स्प्रेड हो जाता है। एज द नेम इंडिकेट दे पोजेस sac like structures called vesicles which stores phosphorus as phospholipids। तो ये पूरी रूट्स में कवर कर लेता है रूट्स को, और ये सैक्स छोटे छोटे वेसिकल्स बना देता है जिसमें कि फॉस्फोरस ये स्टोर करके रखता है। एंड द अदर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एब्स्क्यूल्स हेल्प्स ब्रिंगिंग द डिस्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द वेसिकल्स एंड रूट्स। तो जो एब्स्क्यूल्स होते हैं वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को इस तक लेके आते हैं और स्टोर करते हैं रूट्स में। एक्शन ऑफ माइक्रोजिया। तो माइक्रोजिया का क्या एक्शन है? एनहेंस द फीडिंग एरियाज ऑफ द प्लांट रूट इज एज द हाइपा स्प्रेड्स अराउंड द रूट्स, मोबिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिस्टेंस टू द रूट्स, स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, remove the toxic chemicals otherwise hinder the nutrient availability, provide protection against other fungi and nematodes। so ये बहुत सारे एक्शंस करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करता है और फंगी नेमाटोडा के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। मेथड्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर इंक्लूशन। तो मेथड्स क्या है बायोफर्टिलाइजर? सो सीड इंक्लूशन फर्स्ट हम देखते हैं, सीड में कैसे इंक्लूड करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द अप्लाइंग बायोफर्टिलाइजर। सबसे ज्यादा बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं वो सीड्स में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो डिसीज होती है वो सीड से ही जन्म लेती हैं, बॉर्न करती हैं, सीड बॉर्न होती हैं। इन दिस मेथड द बायोफर्टिलाइजर्स आर मिक्स्ड विद 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जरगरी। तो जो गुड़ होता है, जरगरी होती है, उसके 10% के साथ मिक्स किया जाता है। द slurry is then poured over the seeds, spread on the cemented floor and mixed properly in a way that the thin layer of the foam around the seeds। so उसके बाद उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, इस सलरी को सीड्स के ऊपर उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है जिससे कि वो एक थिन लेयर क्रिएट कर ले। द ट्रीटेड सीड शुड बी ड्राइड इन द शेड ओवरनाइट एंड देन दे शुड बी यूज्ड। सो रात भर शेड में उसको सुखाना चाहिए। जनरली 750 ग्राम ऑफ बायोफर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट द लेग्यूम सीड्स फॉर 1 हेक्टेयर एरिया। सो अबाउट 750 to 900 ग्राम्स जो यूज हो जाता है बायोफर्टिलाइजर 1 हेक्टेयर। सो सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन कैसे करते हैं? दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर फूड क्रॉप्स, शुगरकेन एंड अदर क्रॉप्स वेयर लोकलाइज्ड एप्लीकेशन इज नीडेड। सो जहाँ पे लोकलाइज्ड एप्लीकेशन यूज चाहिए वहाँ पर इनको यूज किया जाता है सॉइल में। एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज 20 ग्राम ऑफ बायोफर्टिलाइजर मिक्स्ड विद द कंपोस्ट टू बी एडेड इन द रिंग ऑफ एंड सैंपलिंग। सो 20 ग्राम बायोफर्टिलाइजर एक कंपोस्ट में मिक्स कर दिया जाता है, जो कि उसके जो रिंग होता है, जो फ्रूट क्रॉप्स के रिंग में या उसके जो अराउंड जो रूट्स के अराउंड उसको रख दिया जाता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है सॉइल में। समटाइम्स द बायोफर्टिलाइजर आल्सो ब्रॉडकास्टेड इन द सॉइल बट वी मे रिक्वायर 4 to 10 times मोर बायोफर्टिलाइजर। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग हम करते हैं तो उसमें बायोफर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा कंजम्पशन होता है। बिफोर द ब्रॉडकास्टिंग द इंक्यूलेशन शुड बी इंक्यूबेटेड विद द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वेल डिकम्पोज्ड ग्रेनुलेटेड FYM for 24 आवर्स। तो उसको 24 घंटे पहले इंक्यूबेट किया जाता है FYM के साथ में, अगर ब्रॉडकास्टिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो। सेल्फ इंक्यूलेशन और ट्यूब इंक्यूलेशन। सो सेल्फ इंक्यूलेशन और इंक्यूलेशन क्या होता है? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर के लिए यूज किया जाता है। इन दिस मेथड 50 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन इन ए ड्रम एंड 4 to 5 kg ऑफ एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर एडेड एंड मिक्स्ड प्रॉपर्ली। सो 50 लीटर ऑफ वाटर में 4 to 5 kg जो मिक्स किया जाता है। Planting materials required for 1 acre of land are dipped in this mixture। So 1 एकड़ के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है उसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है इस मिक्सचर में। Similarly, if we are treating the potato, then the tubers are dipped in the mixture and planting is done after the drying the materials in the shade। So अगर सपोज हमने पोटैटो को उगाना है तो 50 लीटर मिक्सचर में 4 to 5 kg हम एजोटोबैक्टर डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हम जो पोटैटो के जो सीड्स हैं, पोटैटो जो ट्यूबर्स हैं, उसमें डिप करेंगे और उसे निकाल के शेड में सुखाएंगे और उसके बाद हम उसको सो करेंगे। सो नाउ एडवांटेज ऑफ दिस बायोफर्टिलाइजर। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोफर्टिलाइजर्स, लाइक they form an important association with the other soil microbes and help in nutrient supply। सो जो सॉइल में दूसरे माइक्रोब्स होते हैं उनके साथ ये कॉन्जुगेट कर लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली सॉइल में फिक्स करते हैं। इंक्रीज अवेलेबिलिटी और अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सोलुबलाइजेशन और इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन।
स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं थ्रू हार्मोनल और एंटीबायोटिक एक्शन बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। तो अच्छे से डिकम्पोज करते हैं और उससे प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। दे आल्सो चीप हैंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, improve the soil properties and sustaining the soil fertility, lead to soil enrichment। So soil properties को enhance करता है, sustainability increase करता है और soil fertility को enhance करता है। Compatible with long term sustainability होती है build up soil fertility in the long term। They are eco friendly and cause no damage to the environment। eco friendly है, कोई भी environment को damage नहीं होता है। So there are some disadvantage also which it possesses। So what are these disadvantages? Let us look. As such there is no harmful impact of the bird fertilizer if it is used properly some constraints। So कोई इसका harmful effect नहीं होता बायो फर्टिलाइजर का, फिर भी कुछ constraints हैं, कुछ इसकी जो limitations हैं वो देख लें। Specific to the plants, so ये specific होते हैं। Rhizobium culture does not work well in the high nitrate tolerant strains of the soybean। So इसकी जो स्पेसिफिसिटी ज्यादा है कि हम जिस क्रॉप के लिए इसको यूज करते हैं उसी क्रॉप में ये प्रॉपर वर्क कर सकता है। अगर हम जिस क्रॉप के लिए यूज किया जाता है दूसरी क्रॉप में यूज करेंगे तो मे बी दे मे नॉट शो देयर प्रॉपर रिजल्ट्स। द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बायो फर्टिलाइजर हैज बीन रेदर लो चीफली बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस क्विक एंड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। सो इसकी एक लिमिटेशन ये भी कि ये क्विक एक्ट नहीं करता है, इसको यूजअप होने में, इसको एक्शन करने में टाइम लगता है। दे आर नॉट क्विक इन एक्शन, रिक्वायर्ड स्किल इन प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, डिफिकल्ट टू स्टोर। तो इसको जो अप्लाई करने के लिए स्किल चाहिए और प्रोडक्शन के लिए स्किल चाहिए और इसको स्टोर करने के लिए डिफिकल्टी होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो था आज का लेक्चर जिसमें हमने बायो फर्टिलाइजर के बारे में डिटेल में देखा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करके advancedagriculture.com पर IBPS FO की डेमो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।